हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, रिमलेंट सिद्धांत की वर्तमान में प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। राइट, हमने इसके पहले भी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। तो इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको नीचे दिए हुए लिंक पर उसके आंसर डिस्कशंस मिल जाएंगे। और नेक्स्ट हम लोग इस पर आते हैं, आपका जो है रिमलेंट सिद्धांत की वर्तमान में प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो फिर से यहाँ पर आपका लिखा हुआ है प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो प्रासंगिकता का परीक्षण फिर से एग्जामिन करना है। और वर्तमान में रिलीवेंसी, प्रासंगिकता का मतलब है वर्तमान में कहाँ तक यह एप्लीकेबल है। अब ह्यूमैनिटीज़ थ्योरीज में कोई भी सिद्धांत जो है पूर्णतः एप्लीकेबल नहीं भी होता है और पूर्णतः जो है एप्लीकेबल भी नहीं होता है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, कुछ चीज़ें वर्तमान में लागू नहीं होती है। लेकिन हमें प्रासंगिकता में ये बताना है कि जो भी सिद्धांत दिया गया है उसके कौन कौन से पक्ष जो है वर्तमान में, कौन कौन से पहलू है जो वर्तमान में भी जो है लागू होते हुए देखे जा सकते हैं, या वर्तमान में वह जो है कितना सही दिखाई देता है। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करना है, फोकस करना है जब भी प्रासंगिकता पूछा जाए, रिलेवेंसी पूछा जाए। और कोई चीज़ लागू नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, उसको हमको क्या कर देना है, एनालिसिस कर देना है कि किस कारण से वर्तमान में इस सिद्धांत की कुछ चीज़ें जो है वर्तमान में व्यवहारिक नहीं है, वर्तमान संदर्भ में इसको लागू होता हुआ नहीं देखा जा सकता है, और कौन कौन से पहलू है पूर्णतः लागू होते हुए या आंशिक रूप से थोड़े बहुत जितना भी लगता है। हो सकता है कोई सिद्धांत पूर्णतः लागू बिल्कुल भी ना हो, लेकिन एक दो पॉइंट्स हो सकते हैं, एक दो डायमेंशंस हो सकते हैं जो थोड़ा बहुत एप्लीकेबिलिटी आज के डेट में देखी जा सकती है। जैसे वान थ्योरन का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे रिमलेंट के सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग, वर्तमान में प्रासंगिकता बतानी है और उसका एग्जामिन करना है। कि एग्जामिन का मतलब फिर से हो गया कि कौन सी चीज़ें लागू होती है, कौन सी चीज़ें लागू नहीं होती है, और होती है तो क्यों होती है, नहीं होती है तो क्यों होती है। तो इस तरीके के सिद्धांत में, इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि रिमलेंट का सिद्धांत है क्या, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फिर से हमें जो है 250 से 300 वर्ड्स मैक्सिमम तक जा सकते हैं, और हमारे पास टाइम है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए 12 to 13 मिनट्स। तो विद इन अ टाइम आपको जो है समेटना है। तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 300 वर्ड्स तक आपको 30 मिनट्स के अंदर लिखना है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी है। वर्ड्स कभी किसी क्वेश्चन में, मैंने फिर से कहा, हो सकता है 225 में ही ख़त्म हो जाए। उस क्वेश्चन की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो उतना ही आपके लिए सफिशियंट है। वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा जाना पड़ सकता है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट ना दे करके मार्क्स के आधार पर टाइम हमको क्या करना है, निर्धारित किया गया है। तो आते हैं हम लोग जो है रिमलेंट सिद्धांत है क्या। सबसे पहले तो रिमलेंट सिद्धांत आप लोग जानते हैं, स्पाइकमैन ने दिया था, अमेरिका के थे, 1944 में। और इनका जो सिद्धांत है, स्पाइकमैन ने जो सिद्धांत दिया था वह मैकिंडर के द्वारा दिए गए हृदय स्थल सिद्धांत, मैकिंडर के द्वारा हार्टलैंड थ्योरी थी, उसकी आलोचना स्वरूप दिया गया है। मैकिंडर जो हृदय स्थल को एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र मानता है, स्ट्रेटेजिकल रीजन मानता है, उसके अगेंस्ट में जाके, उसके विपरीत उन्होंने जो है, स्पाइकमैन ने हृदय स्थल को महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र न मान करके रिमलेंट क्षेत्र, जो कि हृदय स्थल सिद्धांत के अनुसार अभी देखेंगे, जो हृदय स्थल का बाहरी अर्धचंद्राकार, आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र होता है, उसको उसने रिमलेंट कंसीडर किया हुआ है। तो कौन सा रिमलेंट है, क्या देखते हैं उसको डायग्राम के हिसाब से। पहले तो यहाँ पे हम लोग उसकी भूमिका क्या लिखेंगे वो भी मैं आप लोग को अभी ये बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्टिंग किया हुआ है, किसने दिया, आपका स्पाइकमैन ने दिया है इस सिद्धांत को। जो है सिद्धांत को किसने दिया, आपका जो है स्पाइकमैन ने दिया हुआ है। am I right? तो स्पाइकमैन के द्वारा दिया गया, और मैकिंडर के द्वारा प्रतिपादित हृदय स्थल सिद्धांत के विपरीत इन्होंने, अभी जस्ट मैंने उसको डिस्कस किया, 1944 में जो है सामरिक महत्व पर
उनकी बुक का नाम है आपका जो है द ज्योग्राफी ऑफ पीस। ये बुक का नाम याद रखना है, आपको आंसर में लिखना ही लिखना है। द ज्योग्राफी ऑफ पीस में उन्होंने अपने रिमलैंड संकल्पना सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। रिमलैंड है क्या, पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है उसको, जैसे कि हृदय स्थल सिद्धांत में मैकिंडर ने जो है इस उत्तरी यूरोप के रसिया वाले जो उत्तरी आर्कटिक प्रवाह क्षेत्र है उसको उसने क्या कहा था आपका जो है हृदय स्थल कहा था। उसको उसने क्या कहा था आपका, इसको उसने हृदय स्थल का है, हार्टलैंड का है। और इसी को उसने जो है एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र स्ट्रेटेजिकल रीजन बताया था कि जो इस हृदय स्थल पे नियंत्रण स्थापित कर लेगा वो पूरे विश्व पे क्या कर सकता है, नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो मैकिंडर के अकॉर्डिंग ये हृदय स्थल जो है, मैकिंडर का जो हृदय स्थल सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये आर्कटिक प्रवाह क्षेत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण सामरिक धुरी का क्षेत्र, सामरिक क्षेत्र के रूप में डिफाइन किया था। स्पाइकमैन इसके जस्ट उल्टा, और हृदय स्थल सिद्धांत में मैकिंडर ने ये बाहरी क्षेत्र को उसने इसको आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहा था, जिसको स्पाइकमैन ने क्या कहा, रिमलैंड का। इसको उसने मैकिंडर के अनुसार यदि हम आते हैं तो इसको उसने क्या कहा था, आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र, इनर सेमी क्रेसेंट रीजन कहा था, आंतरिक अर्धचंद्राकार। ये मान के चलता हूं आप लोग को पता होगा मैकिंडर का सिद्धांत, इनर सेमी क्रिसेंट रीजन कहा था। तो इस इनर अर्धचंद्राकार क्षेत्र जो मैकिंडर ने कंसीडर किया था उसी को जो है स्पाइकमैन इसको क्या लेके चलते हैं आपका जो है रिमलैंड क्षेत्र लेके चलते हैं। हिंदी में उपांत क्षेत्र वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या है कई जगह बुक्स में जो है उपांत क्षेत्र करके, लेकिन यहाँ पे रिमलैंड को रिमलैंड में भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिखा गया है, लेकिन उपांत क्षेत्र करके वर्ड यूज किया गया है, इसके लिए उपांत क्षेत्र। तो ये ध्यान रखिएगा, उपांत क्षेत्र सिद्धांत भी पूछेगा तो इस रिमलैंड को जो है महत्वपूर्ण बताया किसने, स्पाइकमैन ने। महत्वपूर्ण का मतलब सामरिक दृष्टि से, सामरिक का मतलब यहाँ पर है स्ट्रेटजिकली, स्ट्रेटजिक रणनीतिक दृष्टि से। रणनीतिक का मतलब होता है कोई भी वह भूभाग या कोई भी वह क्षेत्र जो वैश्विक या क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर क्या होता है, राजनीति में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसको हम लोग जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, भू राजनीतिक महत्व कहते हैं। तो ये इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा उसने क्या बताया, महत्वपूर्ण बताया। जैसे मैकिंडर ने हृदय स्थल को महत्वपूर्ण बताया था, और हृदय स्थल पे जो नियंत्रण करेगा वो पूरे विश्व पे नियंत्रण कर सकता है, उसके एक फार्मूला दिया था। उसी प्रकार यहाँ पे स्पाइकमैन ने रिमलैंड क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया, और जो रिमलैंड पे नियंत्रण करेगा वो पूरे विश्व पे क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। इस कंटेक्स्ट में इन्होंने अपने सिद्धांत दिया है। तो ये तो मैं समझाने के लिए, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप जो मैंने यहाँ पे डायग्राम से समझ में आ गया रिमलैंड क्षेत्र कौन सा, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ से आप सिद्धांत की शुरुआत कर सकते हैं, लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो ये आपका दिख रहा होगा, स्पाइकमैन ने दिया था इस सीमावर्ती जो अर्धचंद्राकार क्षेत्र था अकॉर्डिंग टू मैकिंडर, उसी को उसने क्या कहा है आपका जो है रिमलैंड क्षेत्र नाम दिया हुआ है, उसको उसने क्या कहा है, रिमलैंड का है। उन्होंने सामुद्रिक यूरोप और रिमलैंड में कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, अभी डायग्राम से हम जो पीछे अभी जो से मैंने दिखाया था उसको और फिर से देखेंगे, तो उसमें सामुद्रिक यूरोप पूरा का पूरा, सामुद्रिक यूरोप का मतलब है समुद्र से सटा हुआ यूरोप, समुद्री तट से लगा हुआ पूरा यूरोप, अर्थात पूरा का पूरा वेस्टर्न और सदर्न यूरोप जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। मध्य पूर्व पूरा का पूरा आ जाता है, मिडिल ईस्ट, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना, कोरिया, इन सभी को यह रिमलैंड क्षेत्र क्या करता है, सम्मिलित करता है। और उन्होंने ये बताया कि रिमलैंड महत्वपूर्ण क्यों है। रिमलैंड महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ पे संसाधन से भरा पड़ा है, तेल संसाधन महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे मिलते हैं। फिर यहाँ पे विश्व की अधिकांश आधी से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे मिलती है, भारत चाइना इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो भारत और चाइना मिला के देखेंगे तो 2/3 पॉपुलेशंस पूरे विश्व की इन्हीं क्षेत्रों में आपको मिलेगी। संसाधन महत्वपूर्ण, प्रचुर संसाधन यहाँ पर है। फिर समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है, समुद्री
मार्गों से जुड़ा हुआ है। इस कारण से यह क्षेत्र जो है इन फ्यूचर में, जब उन्होंने 1944 में दिया था तब ये बताया था कि हृदय स्थल एक महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं। एक तो पूरा का पूरा वीरान क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रहते उस हृदय स्थल क्षेत्र में। आई बात समझ में? वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है आपकी, एक्सट्रीम है, चरम जलवायु दशाएं पाई जाती है, इसलिए हृदय स्थल कभी भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू स्पैक में रिमलैंड महत्वपूर्ण हो सकता है इन कारणों से। इस तरीके से उन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। और इस तरीके से स्पाइकमैन ने जो है मैकिंडर के विचारों से पृथक पोलैंड से एनेसी नदी तक की भूमि को बंजर बताया था। जो उसने हृदय स्थल कहा था, किसने? मैकिंडर ने उसको, उसने बंजर भूमि के रूप में, वेस्टलैंड के रूप में उसको डिस्कस किया हुआ है। अब वेस्टलैंड है तो वह कभी भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन स्टार्ट किया है। तो फिर से रिमलैंड में आते हैं। तो ये सामुद्रिक यूरोप का मतलब पूरा पश्चिमी यूरोप आपका आ गया, आपका पूरा का पूरा पश्चिमी यूरोप इसके अंतर्गत आ गया। इसके अंतर्गत जो है पूरा का पूरा पश्चिमी यूरोप आ गया। पॉइंट क्लियर है? फिर इस रिमलैंड का पश्चिमी भाग जो है आपका ये यूके हो जाएगा, और इसका जो पूर्वी सीमा इधर आपका जापान को भी सम्मिलित करता है, इसमें नहीं लिया है, जापान भी इसके अंतर्गत आपका जो है आ जाता है। पॉइंट क्लियर? तो ये पूरा का पूरा रिमलैंड क्षेत्र है। मध्य पूर्व, पूरा का पूरा सामुद्रिक यूरोप मध्य पूर्व आ गया, पाकिस्तान, भारत, चाइना, इधर दक्षिण पूर्व एशिया पूरा आ गया। और फिर आगे उसने डिस्कस किया कि ये जो रिमलैंड है, जिस तरीके, ये आपका भूमध्य सागर है, ये बीच वाला क्षेत्र आपका क्या है? भूमध्य सागर है ये वाला। तो इस यूरोपीय भूमध्य सागर, तो यूरोपीय भूमध्य सागर के द्वारा अफ्रीका इस रिमलैंड से क्या हो रहा है? जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार इसने उसको हिंद महासागर को जो है एशियाई भूमध्य सागर का, इसको उसने क्या कहा? एशियाई मेडिटेरियन सी का, एशियाई मेडिटेरेनियन सी, एशियाई भूमध्य सागर का। और इस एशियाई भूमध्य सागर के द्वारा इधर हम लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से क्या है? कनेक्टेड है। तो ये जो रिमलैंड क्षेत्र है, इधर यूरोपीय भूमध्य सागर, और ये आपका जो है एशियाई भूमध्य सागर। इस एशियाई भूमध्य सागर के द्वारा जो है किससे जुड़ा हुआ है? आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इस रिमलैंड पे यदि हम नियंत्रण स्थापित करते हैं तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। इधर फिर उसने अटलांटिक महासागर से उत्तरी अमेरिका को पृथक बताया, इधर प्रशांत महासागर से उसने क्या बताया हुआ है? पृथक बताया हुआ है। तो चूंकि स्पाइकमैन अमेरिका के थे, आगे मैंने पूरा लिखा हुआ है, स्पाइकमैन चूंकि अमेरिका के थे तो इन्होंने अमेरिका के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अमेरिका के लिए उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि ये जो यूरोपीय देश है, एशियाई देश है, उनको जो है रिमलैंड पर नियंत्रण करने से रोके। रिमलैंड के जितने भी देश हैं उनको एक साथ संगठित, एक साथ आने से रोके, क्योंकि यदि इन सभी रिमलैंड में स्थित देश एक साथ यदि हो जाते हैं तो पूरे विश्व पे क्या कर सकते हैं? उनका नियंत्रण स्थापित हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने यह कहा कि यूएस की पॉलिसी यह होनी चाहिए कि इस पर, रिमलैंड पर यूरोपीय देशों और एशियाई देशों का नियंत्रण स्थापित न हो, इस पर ध्यान दे। उसने, यूएसए ने जो है ग्रेट ब्रिटेन से मित्रता, स्पाइकमैन ने कहा कि यूएस की पॉलिसी क्या होना चाहिए? यूनाइटेड किंगडम से मित्रता को बढ़ावा देना चाहिए। इवन उसने ये भी कहा कि इस रिमलैंड पर, रिमलैंड के देशों को एकजुट न होने दिया जाए। इसके लिए रसिया के साथ मित्रता भी यदि करनी पड़े तो रसिया के साथ मित्रता भी करनी चाहिए, तभी जो है पूरे विश्व में क्या हो सकती है? शांति हो सकती है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि यूएस, चूँकि स्पाइकमैन यूएस के थे, तो यूएस और विश्व शांति, यूएस के लिए सुरक्षा, यूएस के लिए क्या होना चाहिए, और विश्व शांति के लिए उन्होंने रसिया के साथ यूएस की दोस्ती के अभी क्या किया? उन्होंने जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए
यूएस के संदर्भ में जो है उन्होंने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। तो इस तरीके से यहाँ पे रिमलैंड का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? जापान। पश्चिमी भाग कौन सा है आपका? यूके। तो इनको भी जो है साथ में न आने दिया जाए, इसके संदर्भ में भी उन्होंने जो है अपने सिद्धांत में चीज़ें कही है। तो एक रिमलैंड का सिद्धांत है क्या, पहले आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हुई है, जैसे ये आपका कोटेशन है, स्टेटमेंट है कि रिमलैंड के सामरिक महत्व पर बल देते हुए, ये कोटेशन आपको याद रखना है, सामरिक महत्व पर बल देते हुए उसने क्या कहा कि रिमलैंड पर शासन करता है वह यूरेशिया पर शासन करता है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया पर, और जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व के भाग्य पर क्या कर सकता है? नियंत्रण स्थापित कर सकता है। हु कंट्रोल्स द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया, हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनीज ऑफ वर्ल्ड। तो ये एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया रिमलैंड के संदर्भ में, ये स्टेटमेंट आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर से कहा, स्पाइकमैन ने यूरेशिया के रिमलैंड को हार्टलैंड से अधिक महत्वपूर्ण क्यों बताया, उसके पीछे का कारण दिया हुआ है। अभी मैंने बताया कि अफ्रीका जो है दक्षिणी यूरेशिया के यूरोपीय भूमध्य सागर से अलग है। उसी प्रकार दक्षिण पूर्वी भाग जो है एशिया का और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है एशियाई भूमध्य सागर से अलग है, संबद्ध है, जुड़े हुए, अलग है या उससे संबद्ध है, जुड़े हुए। आई बात समझ में? तो वे राष्ट्र जो इन सागरों पर अधिकार रखते हैं, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया पर भी क्या हो जाएगा? उनका अधिकार हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो यूरोपीय भूमध्य सागर पे अधिकार रखेंगे और जो एशियाई भूमध्य सागर अर्थात हिंद महासागर पे अधिकार रखेंगे, वे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इधर अफ्रीका के देशों पर भी क्या कर सकते हैं? अपना कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में जो है फिर स्पाइकमैन ने, मैंने अभी जस्ट जिक्र किया कि स्पाइकमैन ने संयुक्त राज्य को, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका को यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका को यूरेशिया से, यूरोप और एशिया से, इधर आपका अफ्रीका से और उधर आपका ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ बताया। ये सभी क्षेत्र उत्पादन में नई दुनिया के बराबर है और इसकी जनसंख्या को उसके 10 गुना अधिक तथा क्षेत्रफल नई दुनिया की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक बताया हुआ है। नई दुनिया का मतलब ये अमेरिका और उससे संबंधित क्षेत्र से है, जिसके बारे में अमेरिकन लोगों को जानकारी थी। और हम लोग वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड में किसको रखते हैं? पुरानी दुनिया में हम लोग जो है यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया को रखते हैं। ये ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाती है इन तीनों महाद्वीपों की। क्यों कहलाती है? क्योंकि सबसे पहले जब विश्व में महाद्वीपों या अन्य स्थानों की खोज हो रही थी तो कई दिनों तक, बहुत दिनों तक हम यही माना जाता था कि विश्व में पूरे 3 ही महाद्वीप हैं। अधिकांश लोग पूरे विश्व का मैप जो बनाते थे 3 ही महाद्वीपों को लेकर के चलते थे। बाद में फिर इन महाद्वीपों की खोज हुई, नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स, साउथ अमेरिका, इन सब की खोज बाद में हुई है, इसलिए इनको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले जितने भी कंट्रीज है उसको हम लोग न्यू वर्ल्ड के रूप में यूज करते हैं, और एशिया, अफ्रीका और यूरोप को हम लोग मुख्य रूप से क्या मान के चलते हैं? ओल्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि ओल्ड वर्ल्ड नई दुनिया की अपेक्षा 2.5 गुना पॉपुलेशन यहाँ पे अधिक है ओल्ड वर्ल्ड में। कहाँ पे? रिमलैंड के क्षेत्रों में, कहने का मतलब। तो इस कारण से रिमलैंड हम क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद उन्होंने आर्कटिक भूमध्य सागरीय मार्ग को, मतलब जैसे मैकिंडर ने आर्कटिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया था समुद्री मार्ग से जुड़े होने के कारण से, क्योंकि उसने समुद्री आर्कटिक भूमध्य सागरीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया था। तो यहाँ पे स्पाइकमैन ने उसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उधर आपका वीरान क्षेत्र है। इस कारण से यूएस, यूरोप और एशिया के शक्ति केंद्रों से अटलांटिक और प्रशांत महासागर के द्वारा अलग है। जस्ट मैंने भी बताया कि संयुक्त राज्य जो है, आपका वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वर्ल्ड के मैप पे नॉर्थ अमेरिका की स्थिति की बात करें हम लोग, ये तो इधर आपका अटलांटिक महासागर से, यूरोप और एशिया से अलग है, और इधर आपका प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर से जो है यहाँ पे उसी को उसने जिक्र किया हुआ है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर के द्वारा पृथक है। उसने इस बात पर बल दिया कि शांति या युद्ध के समय, ये चीज़ मैंने अभी आपको जिक्र किया, शांति हो या युद्ध हो उसके समय संयुक्त राज्य के लिए यह जरूरी है या आवश्यक है कि वह पुरानी दुनिया की शक्तियों को एकजुट ना होने दे, को अपने विरुद्ध क्या ना होने दे? संयुक्त ना होने दे, एकजुट ना होने दे। पुरानी दुनिया का मतलब फिर से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को एक साथ एकजुट
आपका जो है ना आने दिया जाए। ये अमेरिका के लिए उसने चेतावनी के रूप में अमेरिका की सुरक्षा के संदर्भ में दिया था। उसे विश्वास था कि उत्तरी अमेरिकन गणराज्यों को कभी भी यूरोप या सुदूर पूर्व में कोई विशाल शक्ति का विकास नहीं होने देना चाहिए। मतलब उन्होंने अमेरिका की जो पॉलिसी मेकर्स है, राजनीतिक वहाँ की जो सत्ता है, उसको इस बात की ओर आगाह किया कि यूरोप या सुदूर पूर्व के देश, मतलब इधर आपका एशिया और उसके आगे के जितने भी देश है, इस सुदूर पूर्व के देश कहते हैं हम लोग, जो है फार ईस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, उनको एक साथ आने न दिया जाए, एक साथ उनको संगठित होने न दिया जाए। इस बात को उसने यहाँ पे क्या किया है, जिक्र किया हुआ है। स्पाइकमैन ने अमेरिका की ब्रिटेन से गहरी मित्रता, मैंने फिर से अभी जस्ट डिस्कस किया था आपका जो है कि अमेरिका से गहरी मित्रता ब्रिटेन से रखने की आवश्यकता पर जोर दिया उसने जो है। और फ्रांस जर्मनी, चूँकि फ्रांस जर्मनी से कमज़ोर है, उसके विपरीत यूरोप में रूस सबसे प्रबल राष्ट्र हो जाएगा। रूस को उसने प्रबल बताया था फ्रांस और जर्मनी की तुलना में। तो ये सभी चीज़ें उसने दी हुई है। तो एक रिमलैंड का सिद्धांत थोड़ा सा आपको दे देना है, वो क्या कहना चाहते हैं। और ये फिर से उस चूँकि अमेरिका के, तो अमेरिका की पॉलिसी के संदर्भ में उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि अमेरिका की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपका जो है रिमलैंड पर किसी के नियंत्रित न होने दिया जाए। और विश्व शांति सुरक्षा के लिए यहाँ पे उसने रसिया के साथ भी जो है, रसिया के साथ भी मित्रता की जरूरत बताया। यहाँ पे एक संयुक्त रिमलैंड, एक संयुक्त रिमलैंड का मतलब एकजुट रिमलैंड रूस तथा संयुक्त राज्य दोनों के लिए घातक हो सकता है। यदि रिमलैंड के सभी देश जो है एक साथ आ जाए तो रूस के लिए भी वह क्या हो सकते हैं, आपके जो चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं, और यूएसए के लिए। इसीलिए इन दोनों की मित्रता को भी उसने जो है क्या बताया था, एकता को भी जोड़ दिया था। संयुक्त राज्य, सोवियत रूस और ब्रिटेन में एकता को आवश्यक बताया था, तभी जो है विश्व शांति की स्थापना यहाँ पे हो सकती है, ये उसने जिक्र किया था। ये बात समझ में? तो ये सिद्धांत मैं इसलिए आप लोग को थोड़ा डिटेल समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग कई जगह पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ाया जाता है बुक्स में, लेकिन उतना क्लियर सिद्धांत नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल ले करके चला है। और इस तरीके से रिमलैंड के सिद्धांत को आपको क्या करना है, समझना है। अमेरिका की नीति या तो क्या होना चाहिए, रिमलैंड पर अधिकार करने की होनी चाहिए, अथवा यूएसएसआर व ब्रिटेन को उस क्षेत्र पर अधिकार करने से रोकना चाहिए। विश्व शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए स्पाइकमैन ने अमेरिका को सुरक्षित होने तक विश्व शांति और सुरक्षा के लिए रखने की ओर प्रेरित किया था। तो ये आपका जो है रिमलैंड का सिद्धांत था। तो रिमलैंड का सिद्धांत जो है इस तरीके से देखा जा सकता है, राइट। अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स स्पाइकमैन ने स्पष्ट किया कि रिमलैंड क्षेत्र विश्व संघर्ष का कारण है। उसने यह मत इम्पोर्टेंट है, आज देखेंगे तो आज प्रासंगिकता जब हम पढ़ेंगे, अभी प्रासंगिकता जब लिखेंगे तो प्रासंगिकता में ये चीज़ आपके काम आएगी कि आज की डेट में, इसने पहले से 1944 में ही बता दिया था कि रिमलैंड क्षेत्र विश्व संघर्ष का क्या रहेगा, आपका जो है कारण बनेगा। और आज हम लोग देख सकते हैं रिमलैंड में ये स्थिति है। उसने यह मत व्यक्त किया कि थली और जलीय शक्तियों में संघर्ष रहा है। रिमलैंड के देश एवं रूस में संघर्ष का मूल कारण रिमलैंड पर अधिकार करने की चेष्टा है। तो आज आप लोग देख सकते हैं कि जैसे अभी भी आपकी लड़ाई चल रही, वहाँ पे अजरबैजान और आपका जो है टर्की का सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पे आतंकवादी समस्याएं देखी जा सकती है। रूस का वहाँ पे इंटरफेरेंस देखा जा सकता है। तो उसको हम लोग भी प्रासंगिकता में डिस्कस करेंगे। ईरान, इराक, ये अरब मध्य पूर्व वाला जो क्षेत्र है, हमेशा ही यहाँ पे आज की डेट में देखेंगे तो तेल संसाधनों के कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी की नज़र गड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा रिमलैंड का सिद्धांत। एक रिमलैंड का सिद्धांत पहले बता देना है, फिर वर्तमान में हमें प्रासंगिकता पे फोकस करना है कि वर्तमान में या तो आज की डेट में देखेंगे तो हृदय स्थल सिद्धांत की तुलना में रिमलैंड जो सिद्धांत है वो ज़्यादा प्रासंगिक है। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं वर्तमान प्रासंगिकता के संदर्भ में, वर्तमान में क्या क्या प्रासंगिकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को समझने में यह सिद्धांत सार्थक सिद्ध होता है। परिधि स्थल क्षेत्रों के अंतर्गत उन क्षेत्रों को समाहित जिनकी सीमाएं समुद्री भागों से लगी हुई है। समुद्री यूरोप, ये तो वही वाला हो गया, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, किस किस को सम्मिलित किया रिमलैंड ने। लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं कि जो रिमलैंड वाले क्षेत्र है वहाँ पर इसकी महत्ता क्यों बढ़ रही है, उस पर आते हैं हम लोग। पीछे फिर से मैप आते हैं हम लोग। इस रिमलैंड को देखिए आप, इस रिमलैंड को उसने महत्वपूर्ण बताया। तो आज की डेट में हम यदि वर्तमान की बात करें, एट प्रेजेंट की बात करें,
तो वर्तमान में रिमलैंड के देशों की भूमिका क्यों बढ़ रही है, रिमलैंड के क्षेत्र का महत्व क्यों देखा जा सकता है। पहली बात तो भारत और चाइना को ले लीजिए, विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है। 1944 में स्थिति थी क्या, नहीं थी। विश्व राजनीति में भारत और चीन की भूमिका डेफिनेटली न के बराबर रही थी। आपकी जो वर्तमान में हम देखें तो चीन और भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है, निभा रहे विश्व राजनीति में, राइट। सुपर पावर्स को चैलेंज कर रहे हैं, सुपर पावर को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका को चाइना चुनौती दे रहे हैं, भारत भी चाइना को वर्तमान में चुनौती दे रहे हैं। तो ये दोनों ही देश आर्थिक विकास में तीव्र गति से अपना आर्थिक विकास करते हुए पूरे विश्व की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो कि रिमलैंड के अंतर्गत 1944 में सब स्पाइकमैन ने पहले सम्मिलित कर दिया था। फिर दूसरा आपका जो है जापान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संघर्ष का कारण बताया था उसने, तो आज भी हम देख सकते हैं मध्य पूर्व के देशों में यहाँ पे संघर्ष जारी है तेल संसाधनों के लिए। अमेरिका भी यहाँ पे हस्तक्षेप करते रहता है, वहाँ पर इंटरफेयर करते रहता है, वहाँ पर आई बात समझ में। तो इस तरीके से आज यहाँ पे अजरबैजान और एक कौन सा देश है जिनके बीच में, जहाँ पे तुर्की का सपोर्ट मिल रहा है, उनके बीच में संघर्ष चल रहा है। अभी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा है, हालांकि उसकी आलोचना में डालेंगे, रिमलैंड की आलोचना में, लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे तो तेल संसाधनों के कारण से ये मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं संघर्ष का कारण रहा है। रूस यहाँ पे कभी आपका यूक्रेन का जो क्षेत्र है क्रीमिया, वहाँ से रूस का संघर्ष चलते रहा है हमेशा जो है। आज तुर्की, अजरबैजान, इन सब देशों में इजराइल और अदर मुस्लिम कंट्रीज के भी संघर्ष चलते रहे। अमेरिका यहाँ पर जो इंटरेस्ट लेकर के वहाँ पे इंटरफेयर करते रहे। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में देखेंगे तो रिमलैंड के बारे में 1944 में जो स्पाइकमैन ने जो है भविष्यवाणी की थी, आज वह कहीं ना कहीं क्या दिखाई दे रही है, प्रासंगिक दिखाई दे रही है। और रिमलैंड जो है पूरे विश्व की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरीके से रिमलैंड का सिद्धांत देखा जाए तो वर्तमान में पूर्णतः प्रासंगिक दिखाई देता है। पूर्णतः क्या दिखाई देता है, आपका जो है प्रासंगिक दिखाई देता है रिमलैंड का सिद्धांत। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं पॉइंट्स को लिया हुआ है, संपूर्ण क्षेत्र। और आज की डेट में फिर से, जैसे उसने मैकिंडर ने हृदय स्थल को महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया था, उसने कहा था कि सामुद्रिक शक्ति का अंत हो चुका है और स्थलीय शक्ति जो मुख्य रूप से विकसित करेगा, स्थलीय परिवहन सुविधाओं का जहाँ पे अच्छे से विकास होगा, वही देश या वही क्षेत्र क्या करेगा, आपका जो है विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये किसने कहा था, मैकिंडर ने कहा था हृदय स्थल सिद्धांत के तहत। लेकिन आज की डेट में देखेंगे तो कोई भी क्षेत्र या देश विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका तभी निभा सकता है जब वह तीनों सेनाओं से युक्त हो, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना। जली सेना, नेवी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चूंकि रिमलैंड जो है आपका सभी तरफ से किससे जुड़ा हुआ, समुद्र से कनेक्टेड है, तो इस कारण से विश्व राजनीति में देखा जाए तो जलीय शक्ति जिसके पास रहेगी वह विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए रिमलैंड के क्षेत्रों के द्वारा जो है विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक आधार का कार्य करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, संपूर्ण क्षेत्र जलीय शक्ति उपलब्ध है। समुद्र क्षेत्र में जो है आपका यहाँ पर जलीय शक्ति क्या है, आपका जो है उपलब्ध है। तो जलीय शक्ति उपलब्ध इस कारण से वर्तमान में आर्थिक और सैन्य दोनों के लिए जलीय शक्ति क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बिना यदि किसी के पास जलीय सैन्य शक्ति नहीं है तो डेफिनेटली वह उतना रोल प्ले नहीं कर सकता जिसके पास जलीय सैन्य शक्ति होती है। इसलिए जो लैंड आर्थिक विकास के लिए भी जलीय परिवहन इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उसको बहुत समस्या जाती है। नेपाल को ले लो, लाओस को ले लो, अन्य देशों के साथ व्यापार करने में किसी दूसरे देश से होकर जाना पड़ता है। तो जब तक उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे तब तक वे अपना आर्थिक विकास को अच्छे से बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो वर्तमान में जब तक हमारे पास जलीय क्षेत्र नहीं होगा, जलीय सीमा नहीं होगी, तब तक न तो हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, न ही सैन्य रूप से क्या हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। तो इस आधार पर भी देखा जाए तो रिमलैंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई बात समझ में। तो रिलेवेंसी में हो गया। चीन और भारत की बात मैंने बताई अभी आपको, तो भारत और चाइना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं वर्तमान में, जो 1944 में उसने पहले ही घोषणा कर दी थी। तो इस तरीके से अपना आर्थिक विकास निरंतर कर रहे हैं और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पश्चिम एशिया के देशों में तेल संसाधन के कारण से उनकी महत्ता सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महत्ता देखी जा सकती है, बढ़ता जा रहा है आपका जो
अमेरिका भी वहाँ पे सामरिक महत्व देता है और आज की सामरिक स्थिति में वही प्रभावी हो सकता है, इसके पास आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं होंगी। वर्तमान में स्ट्रेटेजिकली भी वही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, आप विश्व राजनीति में सुपर पावर या आपके जो बनने की जो संभावना है उन्हीं देशों के पास होगी जो आर्थिक रूप से क्या हो, मजबूत हो। इस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो रीमलैंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका अपने विकास के चरम पर पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली संसाधन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इन क्षेत्रों से आपको क्या मिलेंगे? संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होंगे। तो संसाधन के लिए भी ये क्षेत्र आपका क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण से भी वर्तमान राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आई बस समझो, चीन, पाकिस्तान, भारत को महत्वपूर्ण सामरिक महत्व देता है। अमेरिका जो है, भारत, चाइना, पाकिस्तान, तो चाइना पाकिस्तान के साथ वर्तमान में तो उनके संबंध अच्छे नहीं है, तो कम से कम भारत और अमेरिका के संबंध वर्तमान में अच्छे देखे जा सकते हैं। फिर वर्तमान में जो अजरबैजान के साथ संघर्ष वगैरह हो रहा है उसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। आक्रमण की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में कोई भी विश्व का कोई भी क्षेत्र जो है, आक्रमण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो विश्व का कोई भी क्षेत्र जो है वर्तमान में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे पास वायुसेना है, मिसाइल्स है। तो आप ये नहीं कह सकते हृदय स्थल सुरक्षित है या रीमलैंड सुरक्षित है। कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। कहीं पर भी बैठ करके हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? आक्रमण कर सकते हैं। तो इस आधार पर देखेंगे तो रीमलैंड फिर से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि समुद्र से घिरे होने के कारण से आसानी से हम लोग अन्य क्षेत्रों की ओर, अन्य देशों की ओर सामुद्रिक शक्ति का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो इस कारण से भी जो है इसका महत्व वर्तमान में देखा जा सकता है। तो ये तीनों ही शक्तियों के लिए आवश्यक है, मैंने बताई दिया आप लोग को। तो इस तरीके से देखा जाए तो रीमलैंड का प्रासंगिकता, इन पॉइंट्स को आपको लेकर के लिखना है। इसकी कमी यही है, रीमलैंड सिद्धांत की प्रासंगिकता वर्तमान में है, लेकिन यहाँ पे स्पाइकमैन ने जो बताया था कि एक संगठित रीमलैंड विश्व राजनीति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन यहाँ पे आलोचना ये की जाती है कि रीमलैंड के देशों में, रीमलैंड में जो देश सम्मिलित किए गए हैं उसमें पर्याप्त सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता देखने को मिलती है, भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है। तो इन देशों का एक साथ एकजुट होना कभी भी संभव दिखाई नहीं देता है। और आज हम लोग देख सकते हैं यूरोप के देश एक अलग रोल प्ले करते हैं, मध्य पूर्व के मुस्लिम कंट्रीज एक अलग रोल प्ले करते हैं। वहाँ पे आतंकवाद चरम पर है, आपका जो है आपसी संघर्ष चरम पर है, शिया सुन्नी, ईरान वगैरह में जो है गृहयुद्ध होते रहते हैं। तो ये देश कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इस आधार पर यहाँ पर रीमलैंड कभी भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता। जो भारत और चाइना, पाकिस्तान, ये सब आपस में क्या है? संघर्ष करते रहते हैं। तो इस आधार पे कहा जाता है कि ये सभी देश कभी भी एकजुट नहीं हो सकते हैं। जब एकजुट हो ही नहीं सकते हैं तो रीमलैंड विश्व राजनीति में एक साथ महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाएगा? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। और वर्तमान में ये बात अलग है कि रीमलैंड वर्तमान भू राजनीतिक क्षेत्र बना हुआ है। अमेरिका और चाइना का संघर्ष चल रहा है, भारत पाकिस्तान संघर्ष चलते रहता है मध्य पूर्व के देशों में, तो एक संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन रीमलैंड विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जैसे कि स्पाइकमैन ने कहा था या कि सभी देश यदि एकजुट आ जाए तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते, वह संभावना यहाँ पे नहीं दिखती है। तो इस आधार पे इसकी कुछ कमियां भी देखी जाती है इस सिद्धांत की। तो ये हो गया हमारा रीमलैंड का पहला सिद्धांत जो हमने डिस्कस किया है, आपका जो है